महसूस ये होता है ये दौर तबाही है। महसूस ये होता है ये दौर तबाही है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। मुहाफिज ही लुटेरा है, मुहाफिज ही सिपाही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित रामविलास पांडे जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, इन्होंने देश की आज़ादी में एक अहम योगदान दिया है। ऐसे महापुरुषों को लोगों को याद करनी चाहिए, क्योंकि दौर धीरे धीरे बदल रहा है और ये हमारी पुरानी धरोहरें हैं। इन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ा है। ऐसे लोगों को मैं नमन करूंगा और मैं लोगों से कहूंगा कि इनसे सीखने की ज़रूरत है। इनको याद करने आज बहुत सारे लोग आए थे, पुष्प अर्पित किए। मैं आपका रुख कर लेता हूं। क्या नाम है आपका? मैं रमेश चंद पांडे। पांडे जी, आज लगभग कितने लोग आए थे और जिनके नाम पर आज इस कार्यक्रम को किया गया था, इनके बारे में कुछ बताएं। लगभग 4,000 लोग मेरे पिताजी की पुण्यतिथि में आए थे जी, और सबने अपनी तरफ से अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और वर्तमान परिस्थितियों में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। महसूस ये होता है ये दौर तबाही है। महसूस ये होता है ये दौर तबाही है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। मुहाफिज ही लुटेरा है, मुहाफिज ही सिपाही है। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूं कि मेरे पिता स्वर्गीय पंडित रामविलास पांडे ब्रिटिश गवर्नमेंट की जेल में तिरंगा झंडा लेकर के 12 साल 9 महीने की ब्रिटिश गवर्नमेंट की जेल में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया है। सन 1937 में इनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी, तो ये 3 महीने की सज़ा हुई थी, तब ये जुवेनाइल थे। उसके बाद सन 40 में दोबारा जब गिरफ्तार किए गए तो इनको 6 महीने की सज़ा हुई थी। और सन 1942 के मधुबन कांड में जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो सन 1948 में 12 साल की सज़ा पूरी करके लौटे थे, सिर्फ इस कारण कि मेरे बाबा अंधे थे, पैरवी नहीं कर सके। ये 47 में छूट नहीं पाए। पूरी सज़ा ख़त्म होने के बाद 48 में ये बाहर आए थे। उस दौर के लोगों की अपना एक इतिहास हुआ करता था। आज तो की बात अगर की जाए, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर उनको याद किया जाए तो जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। वतन के निगहमा अगर सो गए तो वतन के लुटेरे चमन वतन बेच देंगे। इस शब्दों के साथ मैं खुद उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जिस परिवेश में हम पैदा हुए हैं, जिस परिवेश में उन्होंने देखा है, उनके पिताजी अंधे थे, माताजी बहरी थी। अब अपने पिता के 5 अकेली संतान थे। वैसे तो मेरे पिताजी 5 भाई थे, 5 बहनें थीं, नहीं सिर्फ 1 बहन और 1 भाई बचे थे। 4 भाई इनके मर चुके थे। बेसहारा माँ बाप को छोड़ करके देश से इतना उनको लगाव था कि आज़ादी की लड़ाई में अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। और सन 1948 से लेकर के और सन 1962 तक ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर रहे। सन 1962 में विधान परिषद के लिए इनका चुनाव हुआ था। उस समय श्रीमती सुचेता कृपलानी 63 में जब चीफ मिनिस्टर बनी थी तो ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने थे। उस समय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री नहीं हुआ करती थी। मुख्यमंत्री एक तेज तर्रार विधायक को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाता था और लोकसभा की कार्रवाई वो चलाया करते थे। और फिर सन 1969 में जब ये विधानसभा के सदस्य हुए तो चंद्रभान गुप्ता के कैबिनेट में ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे। चंद्र कुमार गुप्ता जी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उस समय आपके पिताजी मंत्री पद संभाल रहे थे। काफ़ी जुनून, काफ़ी उत्साह मिलता होगा, क्योंकि ये आपके पिताजी हैं। आज के दौर में आज के जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के दौर में संदेश देने की बात अगर आप करते हैं तो सिर्फ मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस परिस्थितियों में देश जा रहा है, जाति बाभन ठाकुर अहिर चमार, हिंदू मियाँ, जाति और संप्रदाय, अर्थ और अपराध, ये समीकरण है चुनाव का। आज के दौर में जातियों के आधार पे टिकट मिलता है, जातिगत नेताओं के आधार पे पार्टी का वोट मिलता है और भाजपा हराओ भाजपा जिताओ के सीक्वेंस में मुस्लिम टर्मिनल जीत और हार का फैसला करता है। ये परिस्थितियां हैं।
इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता है। उस दौर के लोगों की अगर बात आप करेंगे तो उस समय के लोगों में बहुत अलग तरह की चीज़ें हुआ करती। बिल्कुल, उस दौर को जब आप याद करेंगे, जब लोग अपने बच्चों को नौकरी में जाना नहीं देना चाहते थे, वो घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, उस समय इस तरह की लड़ाई, वो भी अपने माता पिता का एक एकलौता संतान अगर परिवार के सारे बंधन को तोड़कर अगर क्रांतिकारी जो देश की लड़ाई में अपना योगदान निभाते हैं तो वाकई काबिल तारीफ़ है। ये होना चाहिए और आज के युवाओं को इन चीज़ों को सीखना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही, चूँकि बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग नहीं बोल पाते हैं, नहीं दिखाया भी नहीं जाता है आज के समय में। जो ये उत्तर प्रदेश में जातिवाद हावी है, जाति को मोहरा बनाकर सारा चुनाव होता है, इन चीज़ों से निकलना होगा। देश के हित में सोचना होगा, तब देश एकजुट होगा और देश की भलाई होगी। परिस्थितियों के बदलने में धीरे धीरे एक तारतम्य बना था। सन 1989 का चुनाव फेयरफैक्स, बोफोर्स और अक्षय सौदे पे लड़ा गया था, जिसमें मुलायम सिंह यादव की जनता दल की सरकार बनी थी। सन 1989 के चुनाव के बाद 90 में अयोध्या और राम जन्मभूमि और अयोध्या का मामला जब आया तो उसे ठंडा करने के लिए तत्कालीन पीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन को लागू किया। तो एक ट्रम्प कार्ड उन्होंने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का खेला, दूसरा ट्रम्प कार्ड इनका तो जो था मंडल कमीशन में बाभन ठाकुर अहिर चमार का था। तो सन 1993 का चुनाव जो सपा बसपा गठबंधन के साथ हुआ था वो जातिगत आधार पे हुआ था, और 91 का चुनाव जो हुआ था वो सांप्रदायिक उन्माद में हुआ था। और उस परिस्थितियों के बाद से अब तक जितने चुनाव हो रहे हैं, अर्थ और अपराध, जाति और संप्रदाय, इस चार के सिवाय कोई बहस नहीं होती है। और पॉलिटिकल आदमी किसी से कोई आर्गूमेंट नहीं करना चाहता है, वो अपने आप को अलग रखना चाहता है। चलिए, हम लोग की बातें लंबी हो रही हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित रामविलास पांडे जी और उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री रहे, इनको मैं याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आप काफ़ी जानकार हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई काफ़ी अच्छी बात आपने बोला। मौका मिलेगा तो फिर मैं आपका रुख करूंगा और कुछ आपसे सीखने और जानने की कोशिश करूंगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।